आयुर्वेद के अनुसार एक स्वस्थ जीवन शैली कैसी हो। तो डॉक्टर साहब, हम अगर स्वस्थ जीवन शैली की बात करें और आयुर्वेद की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य क्या है और एक स्वस्थ व्यक्ति का जो परिभाषा है आयुर्वेद में वो क्या है। जी, जिस तरह से आपने पूछा कि आयुर्वेद के अनुसार हम किसको स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे, इसकी क्या परिभाषा देंगे, तो इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेल्थ की डेफिनेशन देते हुए कहा है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग बट नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब कोई इंसान शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर अगर स्वस्थ है, सिर्फ बीमारियों का ना होना ही स्वस्थ नहीं है। इन तीनों क्राइटेरिया पे स्वस्थ होना WHO के हिसाब से हेल्थ की स्टेट मानी गई है। परंतु जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में कहा गया है कि समदोषा समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात अगर हमारे शरीर में जो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, इनकी समावस्था, समदोषा समाग्नि, जो हमारी पाचक अग्नि है, जठराग्नि है, वो समावस्था में रहे। सम धातु मल क्रिया, सप्त धातु मल की जो क्रिया है, इनके फंक्शनिंग जो है ये नॉर्मल रहे। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना, आत्मा का, मना का और इंद्रियों का, इनका प्रसन्न अवस्था में रहना, इस सभी का साम्य अवस्था में रहना ही किसी की जो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, और अगर आयुर्वेद के हिसाब से योग को जोड़ा जाए, आध्यात्मिक तौर पर भी इसको जब जोड़ा जाए, तो इन सभी क्राइटेरियो पे जब समावस्था में रहना, इसको हम स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे, इसको हम स्वस्थता कहेंगे। जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने व्याख्या की है कि आयुर्वेद के अनुसार जो एक व्यापक स्वास्थ्य की परिभाषा आयुर्वेद में है, तो ऐसे में एक स्वस्थ जीवन शैली का होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी जी। तो हमें ये बताइए कि एक स्वस्थ जीवन शैली का वास्तव में क्या योगदान है एक स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण करने में। अगर हम आधुनिक दौर की बात करें तो जिस तरह से आप देख भी रहे होंगे कि आधुनिक दौर में जो है वो बिगड़ी हुई जीवन शैली से उत्पन्न बीमारियां आमतौर पे देखी जा रही हैं, जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कह रहे हैं। अगर भारत सरकार की बात की जाए, राज्य सरकारों की बात की जाए, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रोकथाम के लिए एक व्यापक तौर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। इसका अगर हम सबसे पहले बात करें, आयुर्वेद के हिसाब से बात करें, तो बिगड़ी हुई जीवन शैली से ये रोग उत्पन्न होते हैं। अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें, जिसको हम हाई बीपी, उच्च रक्तचाप कहते हैं, डायबिटीज की बात करें, आज कैंसर की आमतौर पर देखा जा रहा है, कैंसर के केसेस को देखा जा रहा है, अनिद्रा देखी जा रही है, जिसको इंसोम्निया कहते हैं कि नींद ना आना, ये सारे बिगड़ी हुई जीवन शैली उत्पन्न होने वाले रोग हैं। और आयुर्वेद में जब वर्णन किया गया है तो उसमें आहार, निद्रा व ब्रह्मचर्य को त्रयोपस्तंभ, 3 पिलर्स माना गया है किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए। तो जीवन शैली हमारी जितनी स्वस्थ होगी, मतलब दिनचर्या की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऋतुचर्या की बात करूं, रसायन की बात करूं, पंचकर्म की बात करूं, ये 4 चीजें और साथ में त्रयोपस्तंभ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, जिसमें प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट, निद्रा आ गया, प्रॉपर स्लीप, और ब्रह्मचर्य की अगर मैं आयुर्वेदिक कंसेप्ट में बात करूं तो ब्रह्मचर्य एब्स्टेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर्स नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हमारा सेंसेस पे कंट्रोल होना, हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल होना। तो इसलिए आयुर्वेदिक कंसेप्ट के हिसाब से स्वस्थ जीवन शैली का बहुत बड़ा योगदान है, और अगर हम इसका पालन करते हैं तो हम इन सभी बीमारियों से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। वैसे भी आयुर्वेद में जो फोकस है, अगर मैं आपको बता दूं कि जो आयुर्वेद का एम है तो वह है ही यही है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला एम है आयुर्वेद का। और अगर बीमार कोई हो चुका है उसका इलाज करना जो दूसरा उसका है, लेकिन प्राथमिकता क्या है कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना। जी, यानी स्वास्थ्य की रक्षा जो है वो प्रथम कर्तव्य, जैसा कि आपने बताया, आयुर्वेद का है। जी जी। और द्वितीय पे आता है रोगों का उपचार। तो डॉक्टर साहब, आपने स्वस्थ जीवन शैली की बात की, और अगर जीवन शैली स्वस्थ ना रहे, ठीक ना रहे, तो कई सारी समस्याएं जन्म लेती हैं जो आज हम देख रहे हैं समाज में, क्योंकि खान पान बिगड़ चुका है, जीवन शैली भी बिगड़ चुकी है, काम जो है वो अत्यधिक या तो हम करते हैं या अत्यधिक रेस्ट कर लेते हैं, या कोई नियमित नहीं है, एक बैलेंस नहीं है। हाँ, तो ऐसे में क्या क्या समस्याएं जो है वो उपज सकती हैं एक स्वस्थ जीवन शैली के अभाव में। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि आज अगर आप ये देख रहे हैं कि आज घर घर में हाई बीपी के पेशेंट्स आपको आमतौर पर मिल रहे हैं,
डायबिटीज की अगर बात करूं तो डायबिटीज में भारत जो है वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है, और जिस तरह से डायबिटीज के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं तो 2025 तक भारत जो है वो डायबिटीज की ग्लोबल कैपिटल बनने की ओर अग्रसर है। कैंसर जो शायद आज से 10-15 साल पहले शायद एक महामारी है जिसका हमने नाम भी नहीं सुना था, बड़ा रेयर केसेस इसके मिलते थे, आज आमतौर पर आप कैंसर के पेशेंट्स को भी देख पा रहे हैं। तो कहना मतलब होगा कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं, मैं आपको ये चीज बता दूं कि शायद बहुत अचंभे की बात है और बहुत अफसोस की बात भी है कि सिर्फ और सिर्फ बिगड़ी हुई जीवन शैली से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण 60% जो डेथ्स हैं वो सिर्फ इन बीमारियों के कारण हो रही हैं, जिसमें से आपने देखा होगा कि आज 30+ का युवा भी उसको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं और उसका भी बीपी बढ़ा हुआ है, और डायबिटीज का जैसे मैंने पहले कहा डायबिटीज तो घर घर में है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये सारा बिगड़ी हुई जीवन शैली के कारण है। इसीलिए यहाँ पे आयुर्वेद का उपयोग इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आयुर्वेद में जब आयुर्वेद का वर्णन किया गया है तो वहां पे ये बताया गया कि हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा डेली रेजिमेंट क्या होना चाहिए, कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, हमारा पूरे दिन का क्या पालन होना चाहिए। उसके बाद आता है ऋतुचर्या जो सबसे अहम रोल प्ले करती है। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से ऋतु में हमारा क्या खान पान होना चाहिए, हमारा क्या आहार विहार होना चाहिए, आहार डाइट आ गया, विहार आ गया, हमारा कंडक्ट क्या होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये चीज आ गया कि जब हम इसका पालन करेंगे तो हम जीवन शैली से जुड़ी हुई जितनी भी जो बीमारियां हैं, जो मैंने आपको बोला कि 60% डेथ्स कर रही हैं, 30+ के जो युवा हैं उनको अपनी चपेट में ले रही हैं और आमतौर पर देखी जा रही हैं, तो हम इनसे निश्चित रूप से हम इनसे अपना बचाव कर सकते हैं। जी, यानी तरह तरह की समस्याएं जो हैं वो उपज सकती हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपने बताया कि डायबिटीज जो है वो बड़ी विकराल रूप में विद्यमान है हमारे देश में। तो सबसे पहले डायबिटीज की ही बात करेंगे हम। तो डायबिटीज की जहां तक हम बात करें तो तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, क्योंकि आज जो है वो इंफॉर्मेशन का युग है, मोबाइल हर एक के हाथ में है जी। तो गूगल बाबा से कुछ भी पूछ सकते हैं और पूरी दुनिया की उसमें जानकारी आ जाती है। तो ऐसे में किसी भी स्थिति का भ्रामक होना या वहम पाल लेना अपने दिमाग में, ये बड़ा आम हो सकता है और हो रहा है। तो ऐसे में एक आधिकारिक जो पक्ष है आयुर्वेद का, क्योंकि आयुर्वेद के नाम पे भी तरह तरह के पोर्टल आपको नेट पे मिल जाएंगे। जी। तो ऐसे में एक आधिकारिक आयुर्वेद के हिसाब से डायबिटीज जीवन शैली से किस तरह से डायबिटीज जुड़ा है। जी। जिस तरह से आपने आज से पहले ये सुना भी होगा कि डायबिटीज को सेठों की बीमारी कहा जाता था, ये अमीरों की बीमारी कहा जाता था कि जिनके पेट निकले हुए हैं उनको डायबिटीज होती है, ये जो मोटे हैं हेल्दी होंगे उनको डायबिटीज है। लेकिन अगर आज मैं बात करूं, और आपने शायद देखा भी होगा जिस तरह से मैं कह रहा हूं, आज घर घर में और नौजवानों को भी जो है वो डायबिटीज ने अपनी चपेट में लिया हुआ है। तो तनाव का होना जिसमें एक अनिद्रा भी कारण है। अगर आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं होगी, जब सामान्य तौर पे किसी को नींद नहीं आएगी, दिनचर्या सही नहीं होगी, ऋतुचर्या के हिसाब से उसका पालन नहीं होगा, तो ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे ये पैदा होंगे, जिसमें डायबिटीज एक है। डायबिटीज की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो स्लीप का या स्ट्रेस का डायबिटीज के साथ सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में है वो बढ़ जाते हैं, हमें किसी भी प्रकार की टेंशन होती है, तनाव होता है, नींद पूरी नहीं होती है, तो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स है हमारी बॉडी के, जो कॉर्टिसोल एक्सेट्रा हैं, जब वो बढ़ेंगे तो इंसुलिन सीधे कम हो जाती है हमारे शरीर में। इंसुलिन कम होती है तो डायबिटीज बढ़ जाती है। जब हम रिलैक्स्ड होंगे, जब हम खुश होंगे, हमारी नींद पूरी होगी, हमें कोई चिंता नहीं होगी, तो क्या होगा कि स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे शरीर में बढ़े होंगे तो जो डायबिटिक लेवल है वो कम हो जाएगा और जो हमारी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तनाव या अनिद्रा जो है ये सिर्फ एक अंग है, उसके साथ आ गया हमारी लाइफस्टाइल। आज आप आमतौर पे देख रहे हैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गूगल बाबा से हम जुड़े हैं या मोबाइल से जुड़े हैं, आज आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी मोबाइल है। हमारा सोने का कोई समय नहीं है, हमारा उठने का कोई निश्चित समय नहीं है। शायद बहुत कम लोग होंगे, हमने सुबह का सूर्योदय भी अब देखते होंगे। तो ये सारी बिगड़ी हुई जीवन शैली के कारण है। तो जो मधुमेह के प्रति, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, तो इसके प्रति जो भ्रांतियां हैं, भ्रांतियों को दूर करने के लिए यही है कि आप किसी भी आयुर्वेदिक जो चिकित्सक है उससे परामर्श लीजिए, उसके पास जाइए। और हाँ, ये निश्चित तौर पे है कि जब आप आयुर्वेद में योग का पालन करेंगे, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि पहला एम क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी। आपको प्री डायबिटिक स्टेट में ही या आपको डायबिटीज होने से पहले ही अगर उसका आपने डायग्नोज कर लिया है तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लीजिए, तो निश्चित तौर पर आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। इससे पहले कि आप 2-4 साल उसको बढ़ा चुके हैं और आपकी लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है कि उसको सुधारना मुश्किल हो जाए। जी, यानी समय से आयुर्वेदिक उपचार, और आपने कहा कि उपचार से पहले जी अगर आया जाए तो काफी अच्छे जो हैं वो परिणाम देखने में आ सकते हैं डायबिटीज के केस में। तो बात करें डायबिटीज के उपचार की अगर, तो आयुर्वेद में किस
किस तरह से इसका उपचार जो है वो किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर एलोपैथिक में जो है वो आपको इंसुलिन लेना पड़ता है, उस पर आप डिपेंडेंट हो जाते हो, जो जीवन पर्यंत उसको लेना ही पड़ता है। तो ऐसे में आयुर्वेदिक चिकित्सा का कहाँ और कितना स्थान है? आयुर्वेदिक चिकित्सा, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि चिकित्सा से पहले आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस आयुर्वेदिक जीवन शैली में सबसे पहले हमारी दिनचर्या मतलब हमारा उठने का समय, हमारा शौच आदि का समय, दिन में हम क्या आहार ले रहे हैं, हमारा क्या विहार है। उसके बाद हमारा आ गया कि हमारी ऋतुचर्या के हिसाब से क्या हम अपना प्रॉपर खान पान कर रहे हैं, हम अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि आयुर्वेदिक त्रिदोषिक कंसेप्ट पे टिका हुआ है, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, और हमारे शरीर के हिसाब से वात पित्त कफ को जानकर अपने शरीर के अनुकूल और प्रतिकूल हमारे क्या है उसको जानकर जब हम कोई भी चीज का खान पान करते हैं, हम विहार करते हैं, हम रहते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए ऋतु के हिसाब से ज्यादा सूटेबल होता है। उसके बाद आता है पंचकर्म बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, कि हमारे शरीर को शुद्धिकरण हमारे शरीर का करना, तो पंचकर्म हम अपनाते हैं। उसके बाद आता है रसायन आ गया रिजुविनेशन। जिस तरह से आपने देखा होगा कोविड के दौरान में च्यवनप्राश आपने देखा, तो च्यवनप्राश जो है एक रसायन है जो हम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को देते हैं कि खांसी जुकाम या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद के हिसाब से जब हम इन चीज का पालन करते हैं तो हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम डायबिटीज की इन पर्टिकुलर बात करें, अगर हमें डायग्नोज हो गया कि हमें डायबिटीज हो गई है, तो हमारा यही बनता है कि सबसे पहले हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, हमारी जीवन शैली जो बिगड़ी हुई है उसको सुधारें, हम अपनी डाइट को एक प्रॉपर वे में आयुर्वेदिक के हिसाब से, अगर मैं कहूं कि सात्विक डाइट लें, जो हमारे शरीर को दोष के हिसाब से हमारे अनुकूल है हम वैसा लें, ऋतु के हिसाब से जो अनुकूल है हम वैसा लें। उसके बाद जो हमारे चिकित्सक परामर्श के अनुसार जो हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक कहते हैं उसके हिसाब से हम जो दवाई, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपके डायबिटिक जो लेवल है वो किस तरह का है। अगर वो इनिशियल लेवल पे है तो उस हिसाब से वो जल्दी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर आगे बढ़ी हुई है तब भी आयुर्वेद को अपना के आप उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मैं जीवन शैली की बात करता हूं तो आयुर्वेदिक एंड योगिक लाइफस्टाइल। अब योग को अपनाएं। योग का मतलब सिर्फ आसन करना नहीं है, योग का मतलब यह है कि जब आपने अगर अष्टांग योग में देखा होगा तो नियमों का पालन बताया गया है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो वो नियम क्या है? वो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। मतलब शौच मतलब साफ रखना। शौच का मतलब ये नहीं होता कि जो हम सुबह अपना नियमित तौर से करते हैं। शौच का मतलब ये है कि फिजिकल तौर पे साफ रहना, सफाई। लेकिन किस तरह से? फिजिकल तौर पे। वाचिक शौच, हम जो बोल रहे हैं वो हमारे जो विचार हैं वो सब। और मानसिक शौच, हमारा जो मेंटल लेवल है वो फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, किसी के द्वेष ना हो। तो ये शौच हुआ कि हमारा शारीरिक तौर पे आ गया, वाचिक आ गया, और किस तरह से आ गया? मानसिक तौर पर आ गया, संतोष आ गया, कंटेंटमेंट। उसके बाद हमारा तप आ गया, हार्ड वर्क आ गया, स्वाध्याय आ गया, सेल्फ स्टडी आ गया, तो ईश्वर प्रणिधान आ गया। हम सभी उस ईश्वर के बनाए हुए हैं। सरेंडर टू गॉड, हम जब भी कुछ अच्छा करते हैं, जब भी हम कुछ दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तो हम भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं। तो कहने का मतलब ये चीज है कि आयुर्वेद और योग को अपनाकर हम डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। जी, यानी एक संपूर्ण जीवन शैली में परिवर्तन करके आयुर्वेद के अनुसार और योग को अपना के हम डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर की आपने बात की, तो कैंसर जैसी विकराल जो समस्याएं हैं, अगर कोई कैंसर के शुरू की स्टेजेस में है और वो एक आम जो अपना चिकित्सा है एलोपैथी की है, उसके साथ साथ आयुर्वेद की शरण में भी आना चाहता है, तो वो किस तरह से उसका एक सामंजस्य बैठे? जी, जिस तरह से आपने कहा कि अगर कोई कैंसर रोगी है और वो एलोपैथी की चिकित्सा ले रहा है, उसके साथ वह अपने स्वास्थ्य को और बनाए रखने के लिए या कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए या उसका जो प्रतिकूल असर है वह कम हो, उसके लिए योग को अपना सकता है। क्योंकि योग के साथ साथ वह उपवास को अपना सकता है, जिसको हम लंघन कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर्स ने भी ये चीज पब्लिश की हुई है और ये प्रूव हो चुका है कि जब हम लंघन करते हैं, जिसको हम उपवास कहते हैं, अर्थात खाली पेट रहना, लेकिन एक तरीके के साथ, एक सिस्टम के साथ, जिसको आयुर्वेद में वर्णन किया गया है लंघन का, तो उस लंघन में क्या होता है कि जो हमारे सेल्स हैं बॉडी में, जो कैंसरस सेल्स हैं, जो हमारे बॉडी में ग्रोथ करते हैं, जिसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उपवास रखने से वह सेल्स मर जाते हैं और जो वह हमारे शरीर में न्यू सेल्स पैदा होते हैं, जिससे जो है कैंसरस ग्रोथ जो सेल्स की है उस पर रोकथाम मिलती है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ योग को अपनाएं, क्योंकि जब हम कपालभाति करेंगे या हम किसी प्राणायाम को अपनाएंगे, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे, तो
नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या कपालभाति क्या करता है, हमारे जितने भी डेड सेल्स हैं उनको रेजुविनेट करता है, उनको नई लाइफ देता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई के कारण क्या होता है, वह ताजगी मिलती है, और जो डेड सेल्स हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं, जिनकी ग्रोथ एक्स्ट्रा हो रही है, उनकी रोकथाम में यह मदद करता है। तो जब हम योग को अपनाएंगे, जब हम लंगन को अपनाएंगे, तो हम नेचुरली अपने आप को उसके साथ, अगर मैं कहूंगा तो हम इम्यूनिटी बूस्टिंग जो मेडिसिन है आयुर्वेद में, वह हम ले सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी जब हमारी बूस्ट होगी, हमारे शरीर की ताकत ज्यादा होगी, और अगर मानसिक लेवल पे हम मजबूत होंगे तो हम किसी भी बीमारी को, चाहे वह कैंसर क्यों नहीं है, हम एलोपैथिक चिकित्सा के साथ साथ उसका मुकाबला डटकर कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब यहाँ एक बात आती है कि एक जो पेशेंट है जिसको कैंसर डिटेक्ट हो चुका है, कैंसर का मरीज है, और वो फास्टिंग की स्थिति में नहीं है जी, तो उस स्थिति में वो क्या करे? कि हमारे जिस तरह से आयुर्वेद में जब लंगन की बात की गई है, तो वह लंगन अगर कोई भी पेशेंट जो है वह पूरा दिन नहीं कर सकता, तो उसका मतलब यह है कि वह सुपाच्य या लघु आहार ले। उसका मतलब यह है कि जो वह रूटीन में जो खाना ले रहा है उस खाने को नहीं लेना है, वह कुछ देर के लिए, जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कह सकते हैं, या कुछ देर के लिए वह गैप रख सकता है, और सुपाच्य होता है जो इजी टू डाइजेस्ट होता है, और उसके साथ वह धीरे धीरे करके कुछ देर जब वह खाली पेट रह के लंगन का पालन करके और सुपाच्य लेके उस तरह से वह अपने शरीर को आगे बढ़ा सकता है, और उस तरह से वह इसको अपनाकर उस तरह से इस बीमारी के साथ वह लड़ सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब आपने जैसे उपवास की बात की या इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी जिक्र आया, तो ऐसे में देखा जाता है कि जो कई सारी आजकल एप्स आ गई हैं, कई सारी किस्म की, तो वहाँ एड्स आती हैं कि भाई ये डाइट रिजीम है, जो फास्टिंग रिजीम है, ज्वाइन कीजिए। इस ट्रैप में काफी सारे वो लोग फंसते हैं जो मोटापे के शिकार हैं। जी, तो मोटापा भी जो है वो साफ तौर पर जीवन शैली से जुड़ा हुआ ज्यादा है। जी जी, तो इसके बारे में जरा श्रोताओं को बताइए कि उन एप्स का क्या महत्व है या नहीं है, या वो एक योगाचार्य के पास जाके या आयुर्वेदाचार्य के पास जाके उसका प्रबंधन सही से कर सकता है। जी, देखिए, जिस तरह से आपने मोटापे की बात की, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि अगर कोई भी इंसान मोटापे से ग्रस्त है तो पहले वह ये चीज देखे कि वो मोटापा क्यों हुआ है। क्या वह शुरू से उसका जो उसकी जो ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है, क्या ग्रोथ के हिसाब से उसके मोटापा लगातार चल रहा है, या कुछ ऐसा हुआ है कि सडनली उसका वेट गेन हुआ है। क्योंकि अगर सडनली वेट गेन हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है, उसको डॉक्टर के परामर्श की जरूरत है। दूसरी बात आपने रही कि जो भ्रांतियां हैं, जब भ्रम है या कुछ ऐप्स भ्रम फैला रहे हैं और लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं, तो मैं सभी से आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको मोटापे से या किसी भी तरह से अगर आपको प्रॉब्लम कोई होती है, समस्या होती है, तो मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप ऐप्स पे जाने से या गूगल बाबा पे स्टडी करने से पहले, स्टडी करना बुरी बात नहीं है, आप स्टडी करके रखिए, लेकिन उसको क्रॉस चेक करने के लिए या अपनी संतुष्टि के लिए एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास चले जाइए। क्योंकि जिसने प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री की हुई है, जो पढ़ के आया है, वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही आपको बताएगा और सही दिशा में ही आपको लेके जाएगा। रही बात, जिस तरह से मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है और इन्वेस्टिगेशंस के बाद डॉक्टर की कंसल्टेशन की जरूरत है। रही एप्स की बात, तो एप्स में आप अपना जो नॉलेज के लिए अपना डाटा चाहिए वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे यही परामर्श है, क्योंकि आज आयुष जो विभाग है उसने गांव-गांव पे अपने आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स अपने खोले हुए हैं। वहां पे कोविड के बाद से तो इम्यूनो बूस्टिंग मेडिसिन मिल रही हैं, वहां पे योग जो चिकित्सक हैं वहां आ चुके हैं, योग इंस्ट्रक्टर्स वहां लगाए हुए हैं। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि जो भी अगर मोटापे पे ग्रस्त है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने से या किसी भ्रांति में पढ़ने से या किसी की गलत दिशा में पढ़ने से, क्योंकि मैंने बड़ी बार देखा है कि लोग 6-6 महीने दवाइयां खा लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमने इतने हजारों खर्च भी कर दिए और हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो किसी भी चिकित्सा से पहले ये जानना जरूरी होता है कि वह प्रॉब्लम क्यों हमारे शरीर में है, क्योंकि हर जो इंसान मोटा है तो उसका एक कॉज नहीं है, उसके अलग अलग कॉज है। क्या उसकी जो लाइफस्टाइल है वह बिगड़ी हुई है, उसका खान पान बिगड़ा हुआ है, उसका उठना बैठना बिगड़ा हुआ है, या सडनली अगर उसका वेट गेन हुआ है तो इसका मतलब ये है कि शरीर जो है साम्य अवस्था में नहीं है, वो प्रॉपर कुछ ना कुछ बीमारियां उसके शरीर में उत्पन्न हो रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जो नियर बाय आपका जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है वहां पे दिखाएं, अपने डॉक्टर का परामर्श लें, और उसके बाद जिस तरह से वह आपको गाइड करते हैं। और अगर शरीर में कुछ भी नहीं है तो आप योग का पालन कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन कीजिए, तो वेट लूज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम आहार की बात करें तो देखा गया है कि आज के समय में जो आहार है, और आहार में खासतौर पर घर से बाहर और आजकल तो घर में भी फास्ट फूड, तला और पैक्ड फूड, जी, इसका चलन काफी बढ़ चुका है। जी, पिछले मुझे लगता है कि 5, 7, 10 साल में ये काफी बढ़ चुका है, जी, जो कि मुझे लगता है आयुर्वेद के अनुसार एक तामसिक भोजन के अंतर्गत ही आता है। तो
ऐसे में कुछ प्रैक्टिकल आपके सुझाव खान पान को लेकर, क्योंकि खासकर बच्चों की बात करें जी। तो वो उनसे नहीं टलते। जी जी। तो ऐसे में क्या किया जाए कि खान पान जो है वो स्वस्थ रखा जाए और स्वाद को भी बरकरार रखा जाए। जी जी। पहली बात तो जिस तरह से आपने कहा कि बच्चे जो हैं वो इसके प्रति आकर्षित हुए हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को आकर्षित कौन कर रहा है? हम लोग खुद कर रहे हैं, हम लोग खुद उनको लेके जाते हैं। तो जब हम बच्चे को एक बार दो बार आदत डालेंगे तो तीसरी बार शायद मना करना मुश्किल होगा।